हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल चैनल एक्सेलरेट स्टडी पे। तो मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। तो आइए अच्छी तरह से हम लोग सीखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। molecular formula and empirical formula। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। तो आइए हम लोग पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला को अच्छी तरह से पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में या एक मॉलिक्यूल के बनने में उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं और उन एलिमेंट्स का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या है। आई रिपीट कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में या एक मॉलिक्यूल के बनने में उनमें कितने कितने एलिमेंट्स या कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व हुए हैं और उन एलिमेंट्स का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, ठीक है। जैसे हम इसको लिखने का अगर प्रयास करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम लोग इसको लिखें तो कहता है इट टेल्स व्हाट, यह बताता है, इट टेल्स अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, different elements which are involved formation which are involved to form one molecule of compound, one molecule of compound। ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के बनने में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं और उन एलिमेंट्स के एटम्स कितना कितना एग्जैक्टली यूज हुआ है, ये चीज बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल जैसे आप लोग सुने होंगे बेंजीन का नाम, बेंजीन जिसका फार्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कार्बन के बेंजीन के वन मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज, इसका फार्मूला C6H12O6। तो इस कंपाउंड में ग्लूकोज कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम एंड ऑक्सीजन के 6 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनने में, ठीक है। तो यही चीज क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप क्लियर हुआ होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, ठीक है। अब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला
और इंपीरिकल फार्मूला में रिलेशन देखेंगे, ठीक है, कि आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंपीरिकल फार्मूला की। इंपीरिकल फार्मूला इट टेल्स अबाउट, पहले हम लोग इसको समझा दें कि इंपीरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है। तो यह बताता है, यही चीज बताता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और इंपीरिकल फार्मूला का मतलब सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंपीरिकल फार्मूला है ये एलिमेंट्स का जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका ये पूरी जानकारी अच्छी से नहीं दे पाता, उनको सिर्फ इशारों में ये जानकारी देता है। जैसे इसका अगर हम समझाने की कोशिश करें कि कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के बनने में, किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में उसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, ये तो बताता है, ये चीज़ कि एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बनने में उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताता है ये इंपीरिकल फार्मूला कि उस एलिमेंट्स में, उन एलिमेंट्स का जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बने हैं उन एलिमेंट्सों का, तो उन एलिमेंट्स का कितने कितने या फिर कितने कितने एटम्स यूज हुए, ये बताता है कि उन एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल बाय रेशियो क्या है, एंड वेट बाय वेट रेशियो क्या है, या फिर मोल रेशियो क्या है। ठीक है, यही बताता है कौन, इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला लिखने की कोशिश करें तो इट टेल्स अबाउट रेशियो ऑफ एटम्स और मोल ऑफ atoms of different elements which involved to form one molecule of compound। ओके, देखिए इंपीरिकल फार्मूला यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं। ये चीज़ नहीं बताता कि उनमें एलिमेंट्स के कितने कितने एग्जैक्टली आइटम पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व हुए हैं, ये नहीं बताता। वो इशारों में इंफॉर्मेशन देता है कि उन एलिमेंट्स का वेट बाय वेट रेशियो क्या है, या फिर एटम्स का रेशियो क्या है, या फिर मोल ऑफ एटम्स का रेशियो क्या है, ये चीज़ का जानकारी देता है। और वहाँ देन उसके बाद वहाँ से हम इसको पता करते हैं कि इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आगे एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे लेवल तक एग्जाम्पल, जैसे जेई मेंस में एग्जाम्पल पूछे गए हैं उनको हम लोग लेंगे और उनको सोल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो जैसे तो आई होप मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला आप लोगों का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। जैसे इसका एग्जांपल लें तो सी और एच, जैसे ग्लूकोज अथी बेंजीन में ही देखा जाए तो बेंजीन में इंपीरिकल फार्मूला का रेशियो, एटम्स का रेशियो क्या है, तो 1:1 है। जैसे 6 और 6, तो मान लिया जाए कि यहाँ 6:6 ले लेते हैं कि कार्बन का 6 एटम है और हाइड्रोजन का 6 एटम है, तो यहाँ पे अगर इसको काट दिया जाए तो 1:1 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 1:1 में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो इंपीरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का, उसका रेशियो, उस एटम्स का रेशियो 1:1 में होगा।
आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ग्लूकोज का रेशियो देखा जाए, एटम्स का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, तो C6H12O6 है। तो यहाँ पे रेशियो देखा जाए 6:12:6 यानी 1:2:1 होगा। क्लियर है, तो यही चीज बताता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या है, इसको रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको इंपिरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं इसको इंपिरिकल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एमएफ एंड इंपिरिकल फॉर्मूला को ईएफ, यहां पे लिख देते हैं ईएफ। ठीक है, ईएफ एंड एमएफ में क्या संबंध है या क्या रिलेशन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू एन होल एन, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 कैन बी रिटन एज CH6। क्लियर, अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि C6H6 को लिख सकते हैं CH6। ओके, अब यहाँ पे n को भी अगर डिफाइन किया जाए तो यहाँ n को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला और रिलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपिरिकल फार्मूला में, कि क्या होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल वेट के फॉर्म में लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका वेट क्या है और इंपिरिकल फार्मूला है उसका वेट क्या है। इंपिरिकल फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट में ये रेशियो से हम लोग को एन मालूम चलता है या फिर एन का पता चलता है। जैसे यहाँ पे एन है वो चीज, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला वेट इनटू एन। ओके, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन इंपिरिकल फार्मूला वेट। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन इंपिरिकल फार्मूला वेट। तो अगर हम लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला पता हो तो उनको वेट के रूप में निकाल करके और हम लोग को एन मालूम पड़ सकता है। तो यहाँ से आप लोग को मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट आप लोग को निकालना आता होगा। जैसे मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को निकालना है C6H6 का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास है 100 और जो 6 गो एटम का, जैसे इसमें कार्बन के 6 एटम है तो एक कार्बन एटम का जो क्या होता है एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, तो 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1। तो उसी प्रकार से 6 एटम ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो 12 × 6 प्लस 6 × 1 इक्वल टू 12 × 6 इज 72 प्लस 6, तो 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 78। ये हो गया किसका, तो बेंजीन का क्या हो गया, तो एटॉमिक मास हो गया। ये मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट कितना हो गया, 78 अपॉन, अगर इंपिरिकल फार्मूला देखा जाए तो इंपिरिकल फार्मूला में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1:1 है, तो यहाँ पे 1:1 यानी कहने का मतलब कि इसका 12 और इसका 6, इसका 12 नहीं, हाँ एक कार्बन का 12 और इसका 1, तो 12 1 13। इस प्रकार से 13 6 78। देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो लिखे थे वो सही है, एन की जगह 6, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 6 आ गया। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला के बीच का। ठीक है, तो इंपिरिकल रिलेशन बिटवीन इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ठीक है, ओके, देखिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला अब हम लोग समझ लिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं और उन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, तो उनको देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा किसका, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला अच्छे लेवल तक हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए
इसको करते हैं रफ। और यहीं पे अगर देखिए आप लोगों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन सोल्व करनी है तो उसके लिए हम लोगों का पहले ये जानना होगा कि मोल किस प्रकार से निकालते हैं, या फिर परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है किसी भी मॉलिक्यूल का तो उसको हम लोग किस प्रकार से मोल में, पहले तो आप लोगों को मोल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे तो यहाँ पे मोल निकालने का, अगर जो मोल निकालना है किसी भी एटम्स का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का, क्या निकालना है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग को मोल निकालना है तो अगर उसमें क्या दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है, तब उसको मोल किस प्रकार से निकालते हैं। तो निकालने का तरीका होगा कि अगर मान लिया जाए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है क्वेश्चन में कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो उसका मोल किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसका मोल का जो सूत्र होता है वेट के फॉर्म में, वो होता है दिया गया वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूल होगा उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो यही होता है मोल, वेट के फॉर्म में यही होता है कि वेट अगर दिया गया है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड देते हैं, तब वो निकल के कौन आता है, तो मोल निकल जाता है। ठीक है, अगर परसेंटेज में दिया अगर परसेंटेज बाय वेट दिया गया है तो उसका वेट का परसेंट लिखेंगे और उसको फिर हम लोग किससे डिवाइड देंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड दे देंगे। जैसे अगर आप लोगों को दिया गया एक हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन दे दिया गया, अगर जो कोई हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब तो एक हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, तो अगर उसमें कार्बन का 75% दे दिया गया हो तो हाइड्रोजन कितना अपने, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो अपने आप में तो 100% होगा, उसमें अगर कार्बन का 75% दे दिया गया हो तो हाइड्रोजन का कितना बच गया, 25%। अगर 25% और अब बोलेगा कि उसका मोल क्या है, तो मोल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि मोल निकालने के लिए 75 अपॉन क्या करेंगे, तो इस कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना हो जाता है, तो 12, कितना होगा, 12। अब इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 दे रहेगा तो 2 एटम, एक एटम है तो यहाँ पे 12 देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर इसका हम लोग को निकालना है मोल, अगर परसेंटेज में दिया गया तो 25/1, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मोल निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का मोल पता होना चाहिए, तबे ये क्या बनेगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a compound contains C and H and their atoms, ratio of atoms is 1:4. Find empirical formula. एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे बहुत छोटे से हम एकदम बेसिक से एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग हाई लेवल तक के एग्जांपल पर जाएंगे। तो कहता है कि एक कंपाउंड कंटेन्स C&H, कार्बन और हाइड्रोजन है, और उसका क्या दिया गया है, तो एटम्स का रेशियो दे दिया गया है 1:4। कितना दिया गया है, तो 1:4। तब कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो कार्बन का रेशियो, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो है 1:4। तो इस प्रकार से एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी कितना हो जाएगा, तो CH4, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। आंसर
ठीक है, इसी प्रकार से और दे देगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिए हैं किसका कि एटम्स का रेशियो दे देगा, वहाँ पे ये भी बता सकता है आप लोगों को, जैसे वहाँ पे ये भी बताएगा आप लोगों को कि जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का वेट, उसमें जैसे कार्बन का वेट अलग दे दिया गया या फिर हाइड्रोजन का वेट अलग दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो हम उसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बना सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। चलिए रफ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि कंपाउंड, यहाँ पे आप वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का रेशियो दिया गया था, तब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किए थे। अब हम लोग को वहाँ पे क्वेश्चन में अब ये कहेगा कि मास रेशियो दिया गया है, देन उसके बाद आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखिए। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को, अ कंपाउंड कंटेंस C and H, कार्बन और हाइड्रोजन को ही लेते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, and their mass ratio is 3:1। कितना दिया गया है? 3:1 दे दिया गया है। तब हम लोग को क्या कह रहा है कि 3:1 फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कि इस कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है एक, उसका मास रेशियो दे दिया गया है। कार्बन का दिया है 3 और हाइड्रोजन का दे दिया गया है 1। तो हम लोगों का क्या कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला लिखिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो, कार्बन का कितना दे दिया गया है 3 एंड हाइड्रोजन का कितना दे दिया गया है 1। ये कौन सा रेशियो है? तो ये वेट रेशियो या फिर मास रेशियो इसको कह सकते हैं। ठीक है, मास रेशियो या फिर वेट रेशियो हम लोग का दे दिया गया। तब हम लोग जो निकालते हैं तो एम्पिरिकल जो फार्मूला लेते हैं वहाँ पे मास यूज नहीं होता, मास का रेशियो हम लोग नहीं लेते, वहाँ पे लेते हैं हम लोग मोल का रेशियो या फिर एटम्स का रेशियो, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में पाए थे। तो 3:1 दिया गया है वेट रेशियो, तो पहले इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? तो मोल रेशियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो पहले अगर हम लोग मोल रेशियो में कहीं भी रहे, परसेंटेज वाई वेट रहे या फिर वेट में रहे, तो उसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? तो मोल में कन्वर्ट करेंगे या फिर एटम्स की रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। और एटम्स या मोल की रेशियो में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, तब हम लोग को आसानी से किसको निकाल सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, कार्बन का 3 दे दिया है और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ से हम लोगों का मोल रेशियो किस प्रकार से निकाला जा सकता है? तो अब मोल रेशियो क्या करेंगे? मोल रेशियो निकालने के लिए जो वेट है उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से अगर डिवाइड दे दें, तो मॉलिक्यूलर वेट इस कार्बन कितना होता है? तो होता है 12:1 और हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 दिया गया है पहले से वेट, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो 1। तो इस प्रकार से हम लोग काट करके कितना 1:4 1/4। तब यहाँ से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 1 यहाँ चला जाएगा, तो 1:4 कितना हो गया कि कार्बन का 1 एंड हाइड्रोजन का 4। तो इस प्रकार से एम्पिरिकल फार्मूला, ये कौन सा रेशियो हम लोग का आ गया? तो मोल रेशियो। तब मोल रेशियो आ गया, तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिख सकते हैं? तो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी C का 1 तो CH का 4 तो CH4, यही क्या होगा हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, आप लोगों का समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना तो फिर से हम लोग हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दियर मास रेशियो, इसका मास रेशियो दे दिया गया है 3 and 1। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। तो कार्बन का दिया है 3 एंड हाइड्रोजन का 1, मास रेशियो दिया गया है। तो मास रेशियो को पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? तो मास रेशियो को पहले हम लोग को मोल रेशियो या फिर एटम के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। देन उसके बाद अगर मोल रेशियो में आ जाता है तो उस प्रकार से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल है कंटेंस अमाउंट of a hydrocarbon on combustion gave 44 gram CO2 and 44 gram CO2 and 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम नहीं और हम लोग ज़्यादा लेते हैं, 32 ग्राम ले लेते हैं, कितना 36 ग्राम या फिर 4.4 ग्राम, 36 ग्राम H2O. Find empirical formula of compound. ठीक है, तो कितना दिया, कंटेंस अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, कंबशन जब भी होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगी, तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम लोग हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग कंबशन करते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम H2O बनता है। ठीक है, तो इसका फॉर्म होता है, तब हम लोगों का बोला जा रहा है कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ होगा वो कितना कितना हुआ होगा। कहने का मतलब कि कार्बन का क्या रेशियो हुआ होगा मोल का, या क्या एटम हुआ होगा, कितना एटम हुआ होगा, और हाइड्रोजन का कितना एटम वहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तब देखिए ये क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है जो कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, और कंबशन हो करके यहाँ पे CO2 हो रहा, CO2 बन रहा और H2O बन रहा। कौन बन रहा, CO2 और H2O बन रहा है। अब हम लोग को CO2 का वेट दे दिया गया है कितना, तो 44 ग्राम। अगर हम लोग को ये पता हो जाएगा कि CO2 का मोल कितना है और H2O का मोल कितना है, अगर हम लोग का ये पता हो जाएगा कि CO2 का मोल कितना है और H2O का मोल कितना है, तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं कि कार्बन का क्या मोल रेशियो रहा होगा और हाइड्रोजन का क्या रेशियो रहा होगा। ठीक है, तो 44 ग्राम दे दिया गया है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और 36 ग्राम किसका दे दिया गया है, तो 36 ग्राम दे दिया गया है जल का, यानी H2O का। तब यहाँ से हम लोग मोल निकालें तो मोल कितना निकल जाएगा, तो 44 ग्राम, और CO2 का अगर हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो कार्बन यानी कि इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12, और प्लस में ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 दूना 32, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन का, इसीलिए 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 यानी 44 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 44, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट इज 44, यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कट करके 1 आ जाएगा। यहाँ पे वेट रेशियो मोल रेशियो दिया गया, ठीक है, मोल रेशियो नहीं, अभी वेट में हम लोग को दिया गया। अब देखिए, अब H2O का कितना दिया गया है कि कितना बन रहा है, तो 36 ग्राम बन रहा है, तो 36 ग्राम बन रहा है, तो H2O का हम लोग का यहाँ से मोल निकालें तो 36 अपॉन H2O का वेट कितना होता है, तो 2 और 16 प्लस में 18, कितना हो जा रहा है 18, मॉलिक्यूलर वेट इज H2O 18। तो इस प्रकार से हम लोग काट करके कितना कर देंगे 2, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 और 2, यहाँ पे 2, यानी कि H2O 2 मोल बन रहा है, H2O 2 मोल बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बन रहा है। क्लियर है, कितना जो बन रहा है यहाँ पे, जो H2O जो लिक्विड बन रहे हैं वो 2 मोल बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बन रहा है। तब हम लोग का कार्बन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो पता करना है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देखना है कि हाइड्रोजन तो 2 मोल मॉलिक्यूल में
देखिए यहाँ पे 2 मोल है जल का, तो 2 मोल जल में हाइड्रोजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 1 मोल जल में हाइड्रोजन का 2 मोल है, तो 2 मोल जल में कितने मोल, 2 मोल मॉलिक्यूल जल में हाइड्रोजन का 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा। ये आप लोग अच्छे से निकालना जानते हैं कि अगर ये जिस प्रकार से या POAC से हम लोग निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ किसकी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन केमिकल से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं कि जैसे बैलेंसिंग रिएक्शन करते हैं तो जितना यहाँ पे टर्म्स होगा, जितना यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा कार्बन का, उतना प्रोडक्ट में भी उसका उतना ही रहा होगा कुछ मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है, उसका मास उतना ही रहा होगा, क्योंकि मास जो होता है वो कंजर्व रहता, या फिर रिएक्टेंट में हो या फिर प्रोडक्ट में हो। तो जैसे यहाँ पे अगर 4 रहा होगा हाइड्रोजन का 4, तो यहाँ कितना रहा होगा 4, यहाँ पे 4। अगर यहाँ कार्बन, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, 1 कार्बन है। कितना कार्बन है, 1 कार्बन। तो रिएक्टेंट में भी कितना कार्बन रहा होगा, 1 कार्बन रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऊपर से देखिए, ऊपर जाने के बाद नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 36 ग्राम कौन सा दिया गया है, 36 ग्राम H2O दे दिया गया है। तो यहाँ पे मोल में इसको कन्वर्ट करें कि मोल ऑफ H2O कितना होगा, तो उसको अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड दे दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 आ गया तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O में 2 एटम हाइड्रोजन का है। तब 2 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो 1 मोल में हो जाएंगे 2, तो 2 में 4, 2 में 4। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 4 हैं, यानी जो रिएक्टेंट में रहा होगा वो भी कितना एटम रहा होगा, 4 एटम, क्योंकि मास क्या होता है, कंजर्व रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे अगर 4 तो यहाँ पे भी 4। यहाँ पे अगर कार्बन की 1 है, कितना है, 1 एटम है, तो यहाँ पे भी 1 एटम। यानी इस प्रकार से हम लोग रेशियो कितना निकाल गया एटम का, तो 1:4 कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो निकल गया है 1:4। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH4 आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, और उसका हम लोग क्या देखें, तो एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जेईई मेंस का, जो आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाएगा और किस प्रकार से हम लोग उसको करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जेईई मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला पर रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया, कह रहा कि द रिएक्शन ऑफ मास परसेंट ऑफ C&H ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फॉर्म दे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और उसमें कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंट यानी कि मास रेशियो दे दिया गया है कितना, 6:1 दे दिया गया है कार्बन और हाइड्रोजन का। इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एबव कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल अलग से एबव कंपाउंड लिया गया है, कंटेंस जिसमें हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न 1 molecule of compound CXHY completely to carbon dioxide and H2O, the empirical formula of compound CXHY and OZ ये कितना होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का मूल रूप से X, Y और Z का वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग का X, Y और Z का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को टुकड़ों में इंफॉर्मेशन यह दिया गया है कि फर्स्ट वाला में यहाँ तक में हम लोगों को पहला में तो बता दिया गया है, पहला कंपाउंड से ये बताया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास परसेंट है या मास रेशियो है वो 6:1 दे दिया गया। ठीक
ठीक है। और दूसरा वाला में हम लोगों को जो दिया गया है उसमें कह दिया गया है कि अलग से ऑक्सीजन का, मतलब कि ऑक्सीजन के लिए अलग कंपाउंड के लिए इंफॉर्मेशन दिया है और ऊपर हम लोग का कार्बन हाइड्रोजन के लिए अलग इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तब हम लोगों का उस प्रकार से निकालना, तब हम लोग का यहाँ पे वर्ण किया जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वर्ण किया जा रहा है। तो आप पहले हम लोगों का कंबसन का रिएक्शन लिखना होगा। तो कंबसन का रिएक्शन कितना हो जाएगा, कंबसन का रिएक्शन लिखें तो कुछ इस प्रकार से कि वो हाइड्रोकार्बन CXHY को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है, तो बर्न कर रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है, तो बर्न कर रहा है। और बर्न करने के बाद जो फॉर्म हो रहा है वो CO2 हो रहा है एंड H2O हो रहा है, ठीक है। तो अब CO2 और H2O हो रहा है, तो पहले इसको हम लोग बैलेंसिंग रिएक्शन लिखते हैं। तब बैलेंसिंग रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि देखिए, अगर कार्बन, यहाँ पे कार्बन जो जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर X एटम ऑफ कार्बन जल रहा है और जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है उसमें कार्बन की जो संख्या होगा वो X होगा। कितना होगा, X होगा। तो यहाँ पे X हो जाएगा, क्लियर है। तब देखिए, और जल का बनने में हाइड्रोजन वहाँ पे कितना हो रहा है, 2, और यहाँ पे अगर A1 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन बन रहा है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन से 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, देन Y हाइड्रोजन ऑफ एटम से कितना हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, तब Y हाइड्रोजन ऑफ एटम से कितना, तो YY2 हाइड्रोजन या फिर YY2 H2O फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे अब देखिए ऑक्सीजन का हम लोग का बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए देखिए, तब यहाँ पे XO2 यहाँ पे और YY2O यानी कि YY2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इन दोनों को अगर यहाँ पे जो बना 100 ऑक्सीजन और यहाँ पे जो बना ऑक्सीजन 100, अगर उनको जोड़ करके यहाँ पे लिखें तो वही चीज़ हो जाएगा पूरा बैलेंसिंग रिएक्शन। क्योंकि बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट का मास होगा, जो एटम का जो रिएक्टेंट में मास होगा किसी भी एटम का, वो प्रोडक्ट में भी होगा, क्योंकि मास होता है कंजर्व। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, तो XO2 यानी कि 2X प्लस YY2 ऑक्सीजन और बटा में 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसीलिए क्या देना होगा, 2 से डिवाइड देना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या ये रहा है, तो इसको अगर हम डिवाइड दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर डिवाइड दें तो X प्लस YY4 ये आ गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि इस कंपाउंड CXHY को बर्न करने में या जलाने में इतना मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रहा है, इतना मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रहा है। और हम लोगों का ऊपर इंफॉर्मेशन क्या दिया गया था कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास रेशियो है अलग से जो दिया गया था, कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास रेशियो वो कितना दिया गया था, तो 6:1 दिया गया था। तो अगर मास रेशियो दिया गया है तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग को या तो एटम का रेशियो मालूम होना चाहिए या फिर हम लोग का मोल का रेशियो पता होना चाहिए। तो मास रेशियो से हम लोग मोल रेशियो किस प्रकार से निकालते हैं, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दे दिए तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास इज 12 रेशियो 1 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इज 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा तो 6 2 जा 12, तो 2:1। तो यहाँ पे 2:1 नहीं, यहाँ पे 2 और में कटेगा तो इस प्रकार से जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखें तो 1:2, क्योंकि यहाँ चला जाएगा और यहाँ तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो आ गया, ये तो हम लोग का किस में दिया गया था, मास रेशियो में दिया गया था। मास रेशियो ये हम लोग का मोल रेशियो आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे आप लोग का क्या दिया गया हम लोग का कि कार्बन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो पता हो गया, ठीक है। अब मोल रेशियो पता हो गया तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का पता हो गया। अब कह रहा है आगे देखिए, इफ वन यहाँ तक तो हो गया, इफ one molecule of the above compound
contains half as much oxygen as required to burn on molecule of compound CxHy। कहने का मतलब कि इसको जलाने में आधा यूज हुआ है, इसके में समझ में आ रहा है, इतना जितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इसको जलाने में लग रहा है उसके आधा इस कंपाउंड को जलाने में लग रहा है। क्लियर है, आधा इस कंपाउंड को जलाने में लग रहा। देन अगर हम लोग यहाँ से Z निकालें, यानी कि वन मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन का एटम है, तो Z है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज Z, एटम कितना है, तो Z है। तो इस प्रकार से पूछ लेंगे तो Z का जो वैल्यू होगा, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन का, जिसमें इसको जलाने में कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, उसको ऊपर वाला कंपाउंड को जलाने में आधा लग रहा है। कहने का मतलब कि आधा लग रहा है, यानी कि Z जो होगा वो पहले का कंपाउंड में आधा लगेगा, यानी कि इसका क्या लगेगा, आधा लगेगा। जो 2x + y/2 है उसका क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 2x + y/2/2, यही तो लगेगा। ठीक है, तो अगर ये लगेगा तो अगर हम लोग इसको डिवाइड देते कितना हो जाएगा, Z = x + y/4, x + y/4। तो अगर x + y/4 कहाँ लग रहा है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने में लग रहा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे 3 अननोन आया। कितना अननोन आया, 3 अननोन, Z, x, y तीनों अननोन है, और हम लोगों का 3 अननोन है और 2 गो ये तो अलग से कंपाउंड का पता है ना, मास रेशियो। अब 3 अननोन है और इसको पता करने के लिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो आंसर नहीं दिया जा सकता, इसको हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ देखें तो कुछ इस प्रकार से है कि अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें, अगर 2 का वैल्यू पुट करें, क्योंकि अगर हम लोग देखिए 1:2, इस सब 1:2 में देखिए, अगर 2 कार्बन और हाइड्रोजन का तो 2:4, यानी क्या इसको काटेंगे तो 1:2, यहाँ भी 1:2, 1:2, 1:2, यहाँ पे ये छटा सकता है। लेकिन इन तीनों में अब झमेला है। ठीक है, इन तीनों में अगर झमेला है तो इन तीनों को झमेला खत्म करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ इस इक्वेशन को देखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे और z का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हम x का वैल्यू पुट करते हैं, 3। तो अगर 3 पुट करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि पहले a लेते हैं, तो ऑप्शन a वाला में x का जगह कितना है, तो 2। तो अगर 2 रखते हैं तो 2 + y के जगह कितना है, 4 और 4/4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि z का जो वैल्यू आया वो 3। कहने का मतलब फर्स्ट वाला क्या हुआ, सही हुआ। अब उसी तरह हम सेकेंड वाला चेक करके देखें, तो सेकेंड वाला का अगर चेक करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि x का जगह 3 और h का जगह 6/4 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर अगर ये वाला रखें तो 2, x का जगह 2 रखें तो 2 और फिर 4/4, तो यहाँ 1 आएगा क्या, ऑक्सीजन, यानी कि Z का वैल्यू 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो 3 आएगा तो यहाँ पे 1 है, तो आंसर गलत हो जाएगा ये फिर, यानी कि आंसर विल बी ए। क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फिर से समझाते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, पहले टुकड़ों में और इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि जो पहला कंपाउंड है उसमें हम लोग का कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास रेशियो दे दिया गया है, और फिर दूसरा कंपाउंड है उसमें कह रहा है कि जो ऑक्सीजन जल रहे हैं कंबसन करने से, जो CxHy को कंबसन कर रहा है, और वहाँ पे जो जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसमें जो जल रहा है उससे कंबसन होकर CO2 एंड H2O बन रहा है। अब वहाँ पे H2O बन रहा है, तो जितना ऑक्सीजन, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालिए, यहाँ से ये चीज़ निकालनी है कि कितना ऑक्सीजन यहाँ पे जरूरी है। तो अगर यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन का मालूम पड़ेगा कि कितना मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता इस कंपाउंड को जलाने में है, अगर यहाँ से पता हो जाएगा, तब कह रहा है इस क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इतना ऑक्सीजन इस कंपाउंड, दूसरा वाला कंपाउंड को जलाने में लग रहा है, उसका आधा ऑक्सीजन कहाँ लग रहा है,
ऊपर वाला कंपाउंड में, नहीं कि पहला कंपाउंड में लग रहा। तो पहला कंपाउंड में आधा लग रहा है, कहने का मतलब कि इसका आधा, तो इसका आधा यानी कि जेड का वैल्यू इतना है हम लोग का x + y/4। अब x + y/4 को सेटिस्फाइड करेंगे ऑप्शन में रख करके, तो आंसर ये आएगा। तो आंसर कौन आएगा, तो ये आएगा। किस प्रकार से कि x को अगर 2 रखते हैं तो o को 3 आना चाहिए, o का यानी कि z का 3 आना चाहिए। तो अगर यहाँ रखते हैं तो a वाला ऑप्शन सही होता है। अगर 2 b वाला रखते हैं तो वहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे c3। अगर 3 रखते हैं और h के जगह y के जगह हम अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर कौन होगा, ए होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाय बाय, आज के लिए इतना।